हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। आपने चाहे लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी हो या फिर सेकंड, क्योंकि हिंदी पैडागोजी जो होती है वो सेम होती है और क्वेश्चन जो है वो सिमिलर होते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लासेस जो हैं ये स्टार्ट हो चुकी हैं। जो आपका एग्ज़ाम सीटेट का 2025 में होने वाला है जुलाई मंथ में, जिसका नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो गई हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ज्वाइन करते रहिए। 5 बजे जो क्लास होती है वहाँ पर हम लोग सोशल साइंस पेपर 2 के लिए डिस्कस करते हैं, तो वो भी क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सुधा जो है कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह जो है आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुकरण जो है कर रही है। यहाँ पर ये आपको बताना है कि वह भाषा अधिगम के किस उपागम का जो है अनुसरण कर रही है। तो पहला है परामर्श कोश है, या फिर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, या फिर जो है संप्रेषणात्मक उपागम है, या फिर मानवीय जो है उपागम है। देखिए बात यहाँ पर हुई है कि सुधा जो है कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ाती है और वो आदेश और निर्देश देती है, यानी कि आदेश भी दे रही है, साथ ही जो है गाइड भी कर रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार जो है निष्पादन कर सके। तो ये जो आंसर होगा यहाँ पर होगा समग्र भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आदेश भी दे रही है जहाँ पर ज़रूरत है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है बच्चों को तो निर्देश भी दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो समग्र भौतिक प्रक्रिया होगा। ठीक है, संप्रेषणात्मक उपगम का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना यानी डिस्कस करना, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि ऋतु जो है मतलब ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से जो है लिख सके। शब्द रचना के किन जो है तत्वों को समझने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर आपको बताना है। यानी शब्दों को सही तरीके से जब बच्चे लिख पाएँ ये चाहती है, तो कौन से तत्वों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तनी और पठन पर ज़रूरत है, या फिर संयुक्तिकरण और रूपांतरण पर, या फिर लेखन और श्रवण पर, या फिर समानार्थी और विपरार्थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा संयुक्तिकरण और रूपांतरण। इस पर जब आप ध्यान दोगे तो क्या है, जब आप शब्दों को सही तरीके से लिख पाओगे कि जो है कैसे शब्द बोले जा रहे हैं, कैसे शब्दों का रूपांतरण हो रहा है, तभी जाके आप अच्छे से लिख पाओगे। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। देखिए जो भी आंसर बताए जा रहे हैं आपको ऑफिशियल आंसर की से बताया जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये डाउट मत रखिएगा कि आंसर जो है आपको गलत बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें पूछा है कि अनीका अपने जो है शिक्षार्थियों की हमेशा जो है यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे जो है उनके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। यानी कि जो है अनीका क्या कर रही है, शिक्षार्थियों को हमेशा जो है इसलिए मदद जो है करती है कि अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए जो शब्द हैं उनको जो है विषयों के साथ वो जोड़ पाएँ, साथ ही उनका प्रयोग कर पाएँ। तो ये जो मदद दी जा रही है इसको क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन नहीं हो रहा है। अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंधित जो है कर पाना, यानी अन्य सब्जेक्ट से आप इंक्लूड कर रहे हो, जो कि देखा जाए जैसे अब हिंदी है, अब इंग्लिश को सीखने के लिए आप हिंदी का इस्तेमाल करते हो, हिंदी को सीखने के लिए आप इंग्लिश के वर्ड कभी कभी प्रयोग कर रहे होते हो। तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में हम हेल्प जो है अगर मिल सकती है तो हम हेल्प के थ्रू जो है लर्निंग को कर रहे होते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, तो यहाँ पर भय जो है उससे बात नहीं हो रही है। अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों के साथ जो है संबंध कर पाना, यानी अन्य विषयों के साथ जो है इंक्लूड कर पाए, इसीलिए जो है एज अ टीचर मदद कर रही है
कि बच्चा जो है शब्दों को जोड़ पाए, साथ ही प्रयोग कर पाए। राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि रवि अपने विद्यार्थियों को जो है ड्रामा सिखा रहा है। यानी जो रवि है वो क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का जो है प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। यानी जो ड्रामा है वो सिखा रहा है और उसका प्रयोग करके वो किस प्रकार से बच्चों की मदद कर रहा है। पहला है कि संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, तो यहाँ पर नहीं होगा। नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, या फिर संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, या फिर अभिनय के गुण को विकसित करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका अभिनय के गुण को विकसित करना, क्योंकि बात यहाँ पर ड्रामा यानी ड्रामा सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य की संरचना सिखा रही है। यानी एक सुजाता जो सुजाता नाम की एक टीचर है, वो बच्चों को क्या कर रही है, वाक्य की संरचना सिखा रही हैं। ठीक है, वाक्य का संरचना सिखा रही हैं। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही हैं। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही होंगी। यानी ड्रिल जो विकल्प है उसका भी वो इस्तेमाल कर ले रही हैं। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि वो कौन से शिक्षण के उपागम का प्रयोग कर रही हैं। तो संरचनात्मक है, या फिर व्याकरण अनुवाद है, या फिर संप्रेषणात्मक है, या फिर रचनात्मक है। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। ठीक है, यानी कि जो है संरचना सिखा रही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा संरचनात्मक, यानी बच्चा कुछ क्रिएट कर पा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है सुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम जो है युक्ति कौन सी है, ये यहाँ पर जो है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, ये होगा। या फिर विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का जो है अनुमान लगाने के लिए कहा जाए, या फिर विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उसके अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। तो याद करना आपका पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद ले। अब हर टाइम तो बच्चा शब्दकोश की मदद नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, शब्द भंडार के महत्व को समझाती है, ये यहाँ पर है। तो कौन सी सर्वोत्तम युक्ति होगी, यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्योंकि जब संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ बच्चा समझना स्टार्ट कर देगा, अनुमान लगाना स्टार्ट कर देगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट करेगा, शब्द भंडार को वो अच्छे से समझेगा। इसीलिए जो है कहा जाता है कि संदर्भ में जो है लर्निंग करवानी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम हो, तभी जाके बच्चा बेहतर सीख पाएगा। और जब आप संदर्भ में सिखाओगे यानी एक दूसरे से कनेक्ट करके सिखाओगे, तो बच्चा बेहतर सीख रहा होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमको दूसरे टॉपिक में समझ में आते हैं, दूसरे टॉपिक में क्लियर हो रहे होते हैं। तो इसीलिए संदर्भ में जो है सिखाना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है नॉम चॉम्स्की का। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या जो है प्रकार है। तो नॉम चॉम्स्की ने जो है भाषा अर्जन उपकरण के बारे में इन्होंने बताया है कि हर एक बच्चे में क्या होता है, एलईडी होता है, हर एक व्यक्ति में होता है। और वो 5 साल का जब बच्चा होता है तो 5 साल के बच्चे में एलईडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, और मतलब जो 5 साल का बच्चा होता है उसकी एलईडी इसलिए ज़्यादा एक्टिव होती है कि अगर उसको कहीं दूसरे स्टेट या फिर दूसरी कंट्री में कहीं पर भी अगर वो रहने लगे, तो वो वहाँ की लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगा। अगर जो है 20 साल का बच्चा है वो इतनी जल्दी एक्वायर नहीं करेगा, बट 5 साल का जो बच्चा है वो बहुत जल्दी एक्वायर करेगा। रीज़न ये है कि जो जो उसका एलईडी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है अभिभावकों
के प्रति समझ बनाना, या सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, या फिर किसी एक भाषा को समझना, या फिर इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ पर देखिए, अभिभावकों के प्रति समझ बनाना ये आपका नहीं होगा। सार्वभौमिक व्याकरण को समझना या फिर किसी एक भाषा को समझना ये नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकुलर आप एक पर फोकस कर रहे हो। इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। क्लास 1 के बच्चे हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम जो है बताती है। यानी पहले बच्चों को पिक्चर दिखाती है, फिर उसके बाद नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है, यानी पहले बच्चों को उदाहरण दे रही है। पहले उन्होंने डॉग दिखा दिया, फिर बताया कि ये डॉग है। फिर उन्होंने एलिफेंट दिखाया, फिर बताया ये एलिफेंट है। तो इस वजह से यानी, और फिर उन्होंने जो है एप्पल दिखा दिया, फिर बताया कि ये सेब है। तो यानी कि पहले पिक्चर दिखाई उन्होंने, फिर जो है बच्चों को उसके नाम बताए। तो यहाँ पर जो है रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है। पहला ऑप्शन है अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, हो सकता है अपनी जो है चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है जो रेखा है, या फिर विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, या फिर अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में जो है मदद कर रही है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि चित्रों को दिखाकर बताया जा रहा है उसका नाम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्द शब्द सीखने में मदद कर रहा है, क्योंकि जब बच्चों को चित्र दिखा दोगे और चित्र के अकॉर्डिंग वो गेस करेगा, और आप जब नाम बताओगे तो उसको याद रहेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा दिखता है तो उसको हाथी कहते हैं, या फिर ऐसा दिखता है तो ये सेब है, इस कलर का होता है। यानी बच्चा जो है, बच्चे की जो शब्द है, नए शब्द सीखने में उसको मदद मिलेगी चित्र के थ्रू या पिक्चर के थ्रू। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। यानी भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण जो अवधारणा दी गई है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो नॉर्मल सी बात है, नॉम चॉम्स्की के द्वारा, क्योंकि उन्होंने भाषा अर्जन उपकरण जो है इसकी थ्योरी में इन्होंने अपनी जो है इसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। जीन पियाजे नहीं होगा, वाटसन भी नहीं, स्किनर भी नहीं, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सीधे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निदा अपनी कक्षा में जो है चिता यानी चिता चिता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर जो है चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये जो है कविता का गायन व जो है पठन व गायन करने से पहले जो है चीते पर वो चर्चा करी। यानी मान के चलिए कोई एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करना है, तो उसी टॉपिक से पहले जो है उन्होंने जो है बच्चों से नॉर्मली डिस्कस कर लिया कि आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन है या फिर इसका क्या मतलब होता है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चों को आता होगा उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो बताएंगे। तो अगर बच्चों को आता है तो टीचर मोटा मोटा एक डाटा जो है कलेक्ट करेगा कि यस इस टॉपिक के बारे में बच्चों को एटलीस्ट कुछ पता है, या फिर बच्चे नहीं बता पाएंगे तो टीचर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें कौन सा राइट आंसर होगा। पहला है अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, या फिर अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है। तो यहाँ पर पाठ का शीर्षक की बात नहीं हुई, क्योंकि उससे रिलेटेड उन्होंने चर्चाएं भी की है क्लास में। अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है कि बच्चों में इंटरेस्ट है या फिर नहीं, हो सकता है। अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, ये भी नहीं होगा आपका। देखिए, अब जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसको आप इंक्लूड कर रहे हो या फिर क्रियाशील बना रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट माना जाएगा, ना कि रुचिकर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि अपने विद्यार्थियों के पूर्व जो है ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, कि जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रही है कि एटलीस्ट बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, या फिर बच्चे इस बारे में कुछ जानते हैं या फिर नहीं जानते। अगर जानते हैं तो वो कितना जानते हैं,
कितना उसमें से सही है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में जो है टीचर जानने की कोशिश कर रही है, यानी पूर्व ज्ञान को इंक्लूड कर रही है। राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है प्रतिस्थापन सूची किसके जो है शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, यानी जो विकल्प है। पहला है व्याकरण में, या फिर कविता में, या फिर शब्द अर्थ में, या फिर रचनात्मकता में। तो 11 का जो राइट आंसर है वो व्याकरण में, क्योंकि विकल्प के तौर पर जो है आप जो है इंक्लूड कर रहे होते हो प्रतिस्थापन, यानी कि ये अनुवाद नहीं, या तो फिर आप मान के चलिए आपको 3 दे दिए गए, अब इसमें से कहा गया कि आपको 2 करके लाने, तो विकल्प के थ्रू में जो है दे दिया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर व्याकरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है जोसेफ जो है प्रथम पीढ़ी के जो है शिक्षार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का जो है प्रयोग करता है, वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर जो है ये बताना है जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो पहला है समग्र भौतिक प्रक्रिया है, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि है, या फिर मौन विधि है, या फिर परामर्श जो है कोर्स है। तो यहाँ पर जो 12 का है वो राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए बात यहाँ पर हुई है कि अंग्रेजी को पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है व्याकरण अनुवाद विधि यहाँ पर होगा, क्योंकि जब आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे होते हो तो उसमें व्याकरण का प्रयोग कर रहे होते हो। सपोज दैट जैसे आप इंग्लिश को सीखते हो तो आप हिंदी का प्रयोग कर रहे होते हो, यानी हिंदी की मदद आप ले रहे होते हो, या फिर आप हिंदी जब सीख रहे होते हो तो इंग्लिश की मदद ले रहे होते हो। तो इस वजह से जब आप इंग्लिश की व्याकरण हुई या फिर उसके रूल नियम सीखते हो तो हिंदी में भी आप देख रहे होते हो, तो हिंदी की आप मदद ले रहे होते हो, और हिंदी का ट्रांसलेट कहाँ हो रहा होता है, इंग्लिश में हो रहा होता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि आपका हो जाएगा। जब हम दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम व्याकरण अनुवाद विधि के ही थ्रू सीखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो इस वजह से हमारी हिंदी जो होती है, हम हिंदी का प्रयोग करके धीरे धीरे इंग्लिश को सीख रहे होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, मौन विधि नहीं होगा, परामर्श भी यहाँ नहीं दिया जा रहा है, समग्र भौतिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है रोमी कक्षा जो है थर्ड को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को जो है किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का जो है आनंद ले सके। कक्षा थर्ड में जो है पढ़ा रही हैं, अब वो कर क्या रही हैं, यानी पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किसी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कौन सी ऐसी विधि है इसमें से जिसका इस्तेमाल करें तो बच्चे जो है नाटक में इंटरेस्ट लेने लगे, यानी उनको आनंद मिले। तो जो है शास्वर वाचन होना चाहिए, या फिर भूमिका निर्वाह हो, या फिर मौन पठन हो, या फिर चित्र संयोजन हो। तो चित्र संयोजन में बच्चा ध्यान तो देगा बट उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा बहुत ज़्यादा। मौन में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। शास्वर पठन में तो टीचर पढ़ेगा, पीछे से बच्चे रिपीट कर रहे होंगे, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन भूमिका निर्वाह जब होगा तो इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बच्चों को जो भी रोल प्ले करने को मिलेगा या फिर कोई और एक्टिविटी कर रहा होगा तो देख देख के बच्चों को आनंद आएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है सेकंड होगा, और बच्चा इंटरेस्ट भी इसमें ले रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल है, यानी आपने सरसरी तौर पर पढ़ लिया, जैसे न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर को आपने जो उसकी हेडलाइन होती है आपने उसको सरसरी तौर पर पढ़ लिया, और आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि इसके अंतर्गत क्या मेंशन किया गया है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, वो और साथ में बताया जा रहा है कि बारीकी से पठन किसके उपकौशल है, तो श्रवण के तो होंगे नहीं, क्योंकि आप जो है सुन रहे हो। वाचन के भी यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन पठन के होंगे, क्योंकि पढ़ना हो रहा है यहाँ पर, आप सरसरी तौर पर भी देख रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, बारीकी से भी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये उपकौशल जो होंगे वो पठन के होंगे, ये ध्यान रखना है। श्रवण में आप सुनते हो तो श्रवण के अंतर्गत जाएगा। वाचन में आपको बोलना है, ठीक है, मौखिक तौर पे बोलो, सांकेतिक तौर पर एक्टिविटी कर रहे हो तो इसके अंतर्गत जाएगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ने की बात हुई है तो पठन के अंतर्गत चला जाएगा, यानी पठन के उपकौशल ये हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल जो है त्रुटि नहीं है, यानी लेखन कौशल की त्रुटि यहाँ पर नहीं है, ये बताना है। तो पहला है पत्र का गलत प्रारूप, ये नहीं होगा। विराम चिन्ह की त्रुटियां, ये लेखन कौशल की त्रुटि नहीं है। जो है स्वर शैली की त्रुटि, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर
वर्तनी की त्रुटि या फिर जो है यहाँ पर स्वर शैली की त्रुटि। देखिए यहाँ पर बात हुई लेखन कौशल त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पर स्वर शैली की त्रुटि जो है ये नहीं होगी, वर्तनी की त्रुटि होगी, क्योंकि जब आप पढ़ोगे गलत तो आप लिखोगे गलत। ये जो है कॉमन है, जब हम 9 को 6 पढ़ रहे हैं तो हम 6 लिखेंगे, जब हम बी को डी पढ़ रहे हैं तो हम डी लिखेंगे। जब बच्चा पढ़ता गलत है तो बच्चा लिखता भी गलत है। लेकिन यहाँ पर स्वर शैली जो है इस ये त्रुटि लेखन कौशल की नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पत्र का गलत प्रारूप हो सकता है क्योंकि आपने गलत लिख दिया हो। विराम चिन्ह की त्रुटियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इससे जो है कुछ भी अर्थ निकल कर आ जाता है। ठीक है, वर्तनी की त्रुटि ये भी हो सकता है। तो विराम जो होता है, विराम की त्रुटियां जो होती हैं, आप लिखोगे कुछ और बट समझ में कुछ और आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर स्वर शैली होगा, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि लेखन कौशल से रिलेट नहीं कर रही है, क्योंकि हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर ही देना है। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो है 15 क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो कमेंट में बताइएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी अब हम लोग कंटेंट डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी क्लासेस जो है बहुत जल्द आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डेली 3 बजे और 5 बजे ज्वाइन हो, वहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।